हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस साल एमबीए से ग्रेजुएट होकर निकल रहे हो या इस साल एमबीए करने जा रहे हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको पता है कि आप जेनजी कैटेगरी में फॉल करते हो, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से बीइंग अ जेनजी यू आर एट अ पेरिनियल डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू द मॉडर्न टाइम्स। तो इस वीडियो में मैं आपको कंपेयर करूँगा इसके प्रीवियस जनरेशन से, मिलेनियल से एंड बेबी बूमर्स से, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इकोनॉमिक डिफरेंसेस दैट यू आर फेसिंग एज जेनजीज एंड व्हाट मिलेनियल्स एंड व्हाट बेबी बूमर्स यूज्ड टू फेस व्हेन दे वर इन द वर्किंग एरा। जब वो काम कर रहे थे तो इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी, अलग अलग पैरामीटर्स कंसिडर करेंगे, उनके वर्किंग स्टाइल्स को कंसिडर करेंगे, उनके होम ओनरशिप प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करेंगे, उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कंसिडर करेंगे एंड जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को भी कंसिडर करेंगे। एंड आई विल make you understand why Gen Z is at an inherent advantage as compared to its previous generations। तो जनरली हमने न्यूज़ में देखा है, बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ा है कि Gen Zs को लोग बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा एंटाइटल्ड है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो रियलिटी ऐसी कुछ नहीं है, ठीक है। रियलिटी ये है कि Gen Zs जिस एरा में, जिस इकोनॉमी में अभी काम करने जा रहे हैं, जो इनका अभी टाइम चल रहा है, जिस तरीके से सोशो इकोनॉमिक सिचुएशंस है, दीज थिंग्स आर पुटिंग Gen Zs एट अ डिसएडवांटेज एंड प्रॉब्ली दैट इज़ वाई Gen Zs are being too much protective towards their work. They are creating healthy boundaries between their work life and what their job expects them to do, okay? Because the incentives and the gains that they will eventually get from that relationship will be very minimal. So let me just start to compare in this video. First we will talk about baby boomers. So baby boomers were people who were born in the year 1946 to 1964. Maybe आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, उस एरा की बात करता हूँ। तो जो बेबी बूमर्स थे ना, उनका वर्क एथिक था, they used to be characterized by a strong dedication towards their job. They used to value hard work and loyalty, and they often equated work with self-worth and have a live to work mentality. तो जब वो काम किया करते थे तो उनके हिसाब से ऐसा था कि वो जॉब ही उनकी पूरी ज़िंदगी थी। वो बहुत लॉयल होते थे अपनी कंपनीज़ में, और ऐसा होता था कि वो अगर कोई एक स्पेसिफिक कंपनी ज्वाइन करेंगे तो पूरे लाइफ अपने उसी एक कंपनी के साथ रिटायर करेंगे, और रिटायरमेंट के बाद उनको उस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं कंपनी से बेनिफिट्स यानी कि पेंशन मिलेगा। अगर हम उनके फाइनेंशियल चैलेंजेस एंड होम ओनरशिप के प्रॉस्पेक्ट्स को कंसिडर करें तो दे बेनिफिटेड फ्रॉम अ पोस्ट वॉर इकोनॉमिक बूम विद अफोर्डेबल हाउसिंग एंड लोअर लिविंग कॉस्ट। तो आप जो देखिए 1945-1947 के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ था, खत्म हुआ था 1945-1947 के बाद। तो पोस्ट वॉर एरा के बाद इकोनॉमी जब पूरे टोटल कोलैप्स में थी, वहाँ से इकोनॉमी में एक बूम आना चालू हुआ था। जो 1950s 1960s में जो लोग पैदा हुए, जो लोग मार्केट में आए काम करने के लिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि इकोनॉमी जनरली ही अच्छा कर रहा था। वहाँ पे हाउसिंग काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल था, लोग अपने लिए घर खरीद पा रहे थे एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफ़ी ज़्यादा कम था। अगर हम डेटा देखें तो उनके जो होम प्राइसेस थे वो काफ़ी लोअर थे रिलेटिव टू देयर इनकम दे वर अर्निंग। उनका प्राइस टू इनकम रेशियो लगभग अराउंड 2 to 3 टाइम्स ही था, यानी कि अगर घर का कॉस्ट अगर सपोज और 3x है तो उनका जो एनुअल इनकम है वो सिर्फ x होता था। तो आप 3 साल की सैलरी या 2 साल की सैलरी से अपने लिए एक घर खरीद सकते थे। लेकिन आज के ज़माने में आप ऐसा देखिए कि आपका जो बेसिक घर है मेट्रोपॉलिटन सिटी में वो 1.5-2 करोड़ के आसपास का आ रहा है, और अगर आप 10-12-11 लाख रुपए कमा रहे हो तो लगभग अराउंड 10+ टाइम्स आपका प्राइस टू इनकम रेशियो हो गया है आज के मॉडर्न ज़माने में फॉर जेन जीज। सो दे आर हैविंग इट वेरी हार्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट मिलेनियल्स हु वर बॉर्न इन द ईयर 1981 टू द ईयर 1996। तो अगर हम मिलेनियल्स की बात करें तो उनका वर्क एथिक वाज सीकिंग स्लाइटली मीनिंगफुल वर्क एंड दे यूज्ड टू वैल्यू वर्क लाइफ बैलेंस टू अ सर्टेन एक्सटेंट। दे एम टू इंटीग्रेट पर्सनल लाइफ्स विद देयर प्रोफेशनल लाइफ्स। उनको वो इंटीग्रेट करने का कोशिश करते थे। अब उनके फाइनेंशियल चैलेंजेस एंड होम ओनरशिप को अगर हम डिस्कस करें, सो दे एनकाउंटर्ड इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, नोटेबली द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस व्हिच इंपैक्टेड स्टेबिलिटी एंड इनकम ग्रोथ। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट लोन डेट भी देखा, लिविंग कॉस्ट उनके लाइफ में इंक्रीज़ हुआ एंड थोड़ा बहुत होम ओनरशिप के लिए सेव करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया, ठीक है। इस पर्टिकुलर जनरेशन के लिए जो प्राइस टू इनकम रेशियो था वो था लगभग अराउंड 4 to 5 टाइम्स। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं जेन जी के बारे में फाइनली। तो जो जनरेशन विच इज़ बॉर्न आफ्टर 1997 टू 2012 दे आर नोन एज द जेन जी। तो ये जेन जी अभी वर्क प्लेस में आ रहे हैं, वर्क प्लेस में आए हुए इनको लगभग 2-3 साल हो गया है। आज के टाइम पे अगर आप किसी भी कॉलेज से अगर आप ग्रेजुएट कर रहे हो तो आप जेन जी कैटेगरी में होगे डेफिनेटली। अब देखिए इनका जो वर्क एथिक होता है, बिकॉज दे प्रायोरिटाइज वर्क लाइफ बैलेंस एंड मेंटल हेल्थ, दे आर वेरी मच प्रैक्टिकल, pragmatic, financially cautious and they value job security। अब देखिए we will discuss about the financial challenges and pertaining to home ownership। उनकी क्या वो है, confronting high house costs and limited supply especially in urban areas। देखिए जो हाउसिंग के कॉस्ट है, जो हाउसिंग इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। जो आपको एक डेटा मैंने पहले के वीडियो में भी दिखाया था कि जो प्राइस टू इनकम रेशियो लगभग अराउंड 4.5-4.66 के आसपास हुआ करता था 4 साल पहले, आज के डेट में 7.5-8% हो गया है।
Many Gen Zs rely on financial assistance from parents or explore creative solutions like co-owning homes with friends to enter housing market. मतलब आप समझ रहे हैं, लोग ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि अपने पेरेंट्स से लोन लेके, थोड़ी फैमिली की हेल्प लेके घर खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि खुद से वो इतने पैसे आज के टाइम पे कमा ही नहीं पा रहे हैं एंड इतनी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी है। तो अब इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में जैसे मैं बात करूं तो बेबी बूमर्स जो थे, दे बेनिफिटेड फ्रॉम अ रोबस्ट पोस्ट वॉर इकोनॉमी विद अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शन। इसके कंट्रास्ट में जो मिलेनियल्स है एंड जो जेनजी है, उनकी जो लिविंग कॉस्ट है वो काफ़ी हायर है, उनका वेज स्टैग्नेशन हो गया है, जॉब मार्केट भी बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। आज के डेट में किसी को भी कभी भी ले ऑफ किया जा सकता है एंड इकोनॉमी में बहुत सारी अनसर्टिनिटीज़ है। जैसा कि आप अभी भी देख रहे हैं कि ट्रंप जैसे आ गए हैं यूएस के हेल्म ऑफ अफेयर्स में, किसी दिन वो टैरिफ हटा रहे हैं, किसी दिन वो टैरिफ वापस लेके आ रहे हैं, कभी 100% टैरिफ, कभी 50% टैरिफ, तो कोई स्टेबिलिटी ही नहीं है। और ये वर्ल्ड जो है एक ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट में ही स्टेबल है एंड बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन अगर किसी एक कंट्री में भी बहुत ड्रास्टिक इकोनॉमिक चेंजेस किए जाते हैं, सो इट हैज़ द रिपल इफेक्ट ऑन द अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। अगर अब हम बात करें डेट लेवल्स की, तो जो मिलेनियल्स एंड जेन जी पीपल है, दे ग्रैपल विद सब्सटैंशियल स्टूडेंट लोन डेट्स हिंडरिंग देयर एबिलिटी टू सेव फॉर डाउन पेमेंट्स एंड सिक्योर मॉर्गेजेस, यानी कि जो आपका होम लोन होता है। आप आज की डेट में मैंने आपको एजुकेशन इन्फ्लेशन के बारे में भी बताया हुआ है, जिससे आप देखिए खुद आज से 15-16 साल पहले जब आप अहमदाबाद सपोज, जो कि इंडिया का बेस्ट MBA कॉलेज था, वहाँ पे अगर आप MBA करना चाहते थे तो वहाँ पे आपका लगभग 5 to 6 लाख रुपीज़ में MBA हो जाता था एंड उसके बाद आपकी उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आपकी 12-13 लाख की नौकरी लगती थी। और आज के डेट में आप 27, 28, 20, 30 लाख के आसपास खर्च करते हो अपने MBA के लिए एंड तब आपकी लगभग इतनी ही के आसपास 21, 22, 23 के आसपास की सैलरी पैकेज लग रही है। एंड जबकि इन्फ्लेशन तब से लेकर आज में हर साल 7 to 8% कंज्यूमर प्राइस एंड होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन हो रहा है। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो ये सब चीज़ों में तो जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट्स में है। तो आप सोचिए कि आज के टाइम पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। अगर मैं आपको एक और क्वालिटेटिव एग्जांपल दूं तो ये जो जेनजी वाली जो जनरेशन है ना, दे हैव ग्रोन अप विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑनलाइन। उनके कारण उनके जब वो ग्रो अप हो रहे हैं, उनके पास इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, इतने सारे लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनके ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। जो आज के ब्रांड्स है, कंपनीज है, वो सारे के सारे टाइम इतनी दे स्पेंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू बी एबल टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स टू दिस जनरेशन ऑफ पीपल। एंड इसलिए ये बहुत ज़्यादा, ये वाली जो जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल भी है एज़ कम्पेयर टू देयर प्रीवियस जनरेशन, जिनके पास इतना एडवर्टीजमेंट का एक्सपोजर नहीं हुआ करता था। तो इट इज़ ईजी फॉर द जेन जी पीपल टू ब्लेम दैट दे आर वेरी रेकलेस इन देयर फाइनेंशियल हैबिट्स, वेरी रेकलेस इन देयर spending habits, but you have to also understand the fact that the amount of marketing and the amount of ads that they are seeing on a day-to-day basis on their devices, the amount of exposure that they have towards the outside information is immense, and hence these pushes and nudges are driving the outcomes of the Gen Z's people and driving their consumer behavior. अब हम बात करते हैं जॉब मार्केट की। जो 2010, 2015 उस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे जो जॉब मार्केट था, दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू द जॉब मार्केट इन द करेंट सिनेरियो। 2002-2003 जब इंडियन IT इंडस्ट्री बूम पे चल रही थी, तभी ये जो कंपनी थी TCS, IT की, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, ये सब कंपनीज जो स्टूडेंट्स थे, जो फ्रेशर्स की, उनको 3.5 लाख रुपये सैलरी ऑफर करती थी। लेकिन आज 15-20 साल बाद भी वो कंपनीज उतनी ही सैलरी ऑफर कर रही है, इवन दो आप इस बात में ये कंसिडर करिए कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना बढ़ गया है विद ओवर 15 to 20 ईयर्स ऑफ इन्फ्लेशन विद अबाउट 6 to 7% इन ईच पर्टिकुलर ईयर। एंड हाल ही में मैंने एक डेटा पढ़ा, जो TCS है, इंडिया की लार्जेस्ट IT सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, जो एक कैंपस से टिपिकली 300-400 लेके जाती थी एंड हर साल दे यूज्ड टू रिक्रूट tens and thousands of people every financial year, ताकि कुछ लोग, काफ़ी सारे लोगों को इससे जॉब सिक्योरिटी मिलती थी। इस फाइनेंशियल ईयर में TCS ने सिर्फ 625 कैंडिडेट्स हायर किए। मैं जब SRM में पढ़ता था बीटेक करने के लिए, तो मेरे ईयर में ही TCS ने लगभग अराउंड 400-500 स्टूडेंट्स हायर किए थे, सिर्फ एक कॉलेज से इंडिया में, SRM चेन्नई। एंड आज के डेट में एक ऐसा टाइम है जब पूरे साल में TCS ने सिर्फ 625 लोग हायर किए। अब देखिए 3-3.5 लाख देने वाली कंपनी भी सिर्फ 600 लोग ही हायर कर रही है। तो आप ये सोच सकते हैं कि एंटायर जॉब मार्केट का क्या सिचुएशन होगा इंडिया में व्हेन इट पर्टेन्स टू इंजीनियरिंग। और अभी तो मैं सिर्फ इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, बाकी पूरी अगर आप फुल रेंज ऑफ एजुकेशनल डिग्रीज एंड स्पेक्ट्रम को देखें तो हाल और भी खराब है। सो टू फाइनली समराइज दिस वीडियो, ये जो फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया दैट जेन जी इज गोइंग थ्रू, दे हैव टू वर्क मच मोर हार्डर compared to a much lesser compensation, and with this meager compensation they have to attain important and very much significant life goals like home ownership, saving for their retirement, and taking care of themselves and their family. So yes, if you are a Gen Z individual, don't take things too much harsh on yourself. Just try to work on yourself and try to improve your situation slowly and steadily, because clearly all of the factors are not in your control. So don't be too harsh on yourself. Just keep going hard, and I hope that you will achieve the outcome that you want in your life. So yes, with this, let us wrap this particular video. Like this video, subscribe to my channel, and stay tuned for my next one.